बारिश की बूंद में, बातों में यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं। रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम तुम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो। श्रोताओं नमस्कार। ऑन एयर मेहमान में जैनेंद्र की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में आप तो जानते हैं कि हम कोई ना कोई अलग अलग क्षेत्रों के उन विभूतियों को बुलाते हैं जिनसे बातचीत करते हैं, उनकी उस यात्रा के बारे में जो बहुत ही रचनात्मक होती है, सृजनशील होती है, और यकीन मानिए कि हम भी उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं, हमें प्रेरणा मिलती है। आपको भी मिलती होगी, हमें विश्वास है। आज इस कार्यक्रम में यानी FM रेनबो के हमारे ऑन एयर मेहमान कार्यक्रम में जो मेहमान हमने आमंत्रित किया है, बहुत ही जाने माने रंगकर्मी हैं, नाट्य निर्देशक हैं, लेखक हैं, समीक्षक हैं, रंगकर्म के शिक्षक हैं, ऐसा बहुत कुछ है। आप समझ गए होंगे कि रंगकर्म से जुड़े वो तमाम आयाम उनकी झोली में हैं, उपलब्धियां बहुत सारी इस फील्ड की, इस क्षेत्र की। आप हैं उप सचिव संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली, सुमन कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है सुमन जी आपका स्टूडियो में। जैनेंद्र जी आपको नमस्कार, और साथ ही नमस्कार अपने गांव वालों को भी करता हूं। दरपा भागलपुर से आगे बांका के जिले में है जी, उनको भी नमस्कार करता हूं। पूरे श्रोताओं को नमस्कार करता हूं जो हमें सुन रहे हैं। आपने मेरा एक संकट तो कम कर दिया है, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि मैं बातचीत का सिलसिला कहाँ से शुरू करूं। इतनी सारी उपलब्धियां, इतने सारे आयाम आपकी उपलब्धियों के, तो बचपन से शुरू करें या संघर्ष के दिनों की बात करें या उपलब्धियों से भरे आज के वर्तमान की बात करें। लेकिन बांका का जब आपने नाम लिया ना, तो मुझे बहुत आसानी हो गई इस बात को लेकर कि बातचीत का सिलसिला वहीं से हम शुरू करते हैं। यकीनन एक छोटा सा गांव बिहार का, भागलपुर जिले का, जैसे आपने बताया, उस गांव से यहाँ तक की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण रही है, संघर्षों से भरी भी रही है, उपलब्धियों से भरी भी रही है। बचपन से ही बात शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। गांव भी मेरे मन में रचा बसा है, और जैसा कहें कि मेरी रचनाओं में वो बार बार आता है। हाँ। क्योंकि गांव मेरे लिए फैंटेसी की जगह है, तमाम तरह की फैंटेसी की जगह है, जहाँ न सिर्फ प्रकृति बसती है, बांस बसते हैं, बांसों के साथ सांप भी बसते हैं, कुछ मेढक भी बसते हैं, छोटी सी नदी भी बसती है, नहर भी बसती है, नाले भी बसते हैं, और वो डांड जिसे हम कहते हैं पानी का स्रोत जो है, नाला जो गांव की जमीन तक लाया जाता है, वो भी बसता है। और साथ में भींगी भी मिट्टी, कीचड़, जिसमें मैं कोसों चलना पड़ता था। उन दिनों की बात है, धस धस करके हम लोग जाते थे। नदी में बाढ़ आई हो तो फिर कपड़े सारे बांध करके तैर करके जाते पार करो। तो वो स्थिति मेरे लिए बड़ी अजीब सी। जब रात में सोते थे, कभी दालान पे सो गए, तो भैंसों की सांस हमें अजगर की लगती थी। जाहिर सी बात है। बहुत सारे डर की चुड़ैलें बोलती है रात में। मैंने नदी के किनारे या वो बांस के झुरमुट में सुनी सुनाई बातें जो गांव में बगीचे में, वो सारे, और उसके साथ टिड्ढे जो थे, तरह तरह के खूबसूरत टिड्ढे जो नदी की रेत में छिया करके छिप जाते हैं, जिनकी लड़ाई हम, जिसको भेड़े कहते थे हम लोग, उनको खोद खोद करके निकालते थे, उनकी लड़ाइयां देखते थे। तो वो क्या हमारे रेस्लर्स लड़ते होंगे, जिस तरह से एक दूसरे से एक गड्ढे में पड़ने पर वो लड़ते थे। बहुत अच्छा लग रहा है कि ये वो यादें जो बचपन की हैं आपके जहन में एकदम सजीव हैं। और मुझे लगता है जिन्होंने गांव नहीं देखा, ऐसे बहुत सारे हमारे दोस्त मित्र होंगे, लेकिन आपके जरिए उन्होंने गांव, जो बिल्कुल ठेठ गांव जिसको कहते हैं, उस गांव की एक तस्वीर उनको समझ में आई होगी कि किस तरह के गांव होते हैं। लेकिन उस गांव में आप जिस परिवार में पैदा हुए, या आसपास का माहौल, कहीं रंगमंच का रिश्ता था कहीं किसी दूर दूर तक? रंगमंच तो मेरी स्मृति में वहीं से बैठा हुआ है। कैसे? इस तरह की हमने लैला मजनू भी वहां देखा। अच्छा। अकबर के भी संवाद सुने, सलीम के संवाद सुने, और रामायण के कुछ प्रसंग देखे। तो ये हमारा परिवार चूंकि मुखिया का परिवार था, तो उसमें हमारे गोतिये से या उस खानदान से, उस परिवार से मुखिया लोग बनते आ रहे थे। तो हमारे पास जो है गांव में जो भी संस्कृति का आयोजन होता, तो उससे संबंधित चीजें यहाँ तय होती थी। तो हमारे घर के लोग भी उसमें हिस्सेदारी करते थे। तो वो चर्चा की प्रक्रिया में आप कहीं ना कहीं जुड़े रहते थे, उपस्थिति आपकी रहती थी? अचानक ही हुआ। जब देखा तो उस वक्त मुझे नहीं सोचा था कि रंगमंच कोई अलग सी चीज है। हाँ। वो एक फिल्म जैसा अनुभव था, जो हमारे लिए बड़ा सहज और सरस अनुभव था, जो हमने सोते जागते देख लिया। बस वो इस तरह का अनुभव है जी। लेकिन जब मैट्रिक हमने किया, उसके बाद गांव गए, तब हमने मूछें शेव करनी शुरू कर दी थी। अच्छा। तो उस वक्त पिताजी जो कस्टमर सेंट्रल एक्साइज में थे, अच्छा, तो वो लेकर के जाते थे। उनके पास खाकी ड्रेस थी, तो गांव वालों ने उनसे हर साल जो है उन्होंने तय कर रखा था कि इनसे एक पुलिस का रोल करवाना है।
अच्छा। तो उस बार जब मैट्रिक पास करके गया मैं, ये 83 की बात है, तो गांव वालों ने कहा कि भाई आप करिए, तो बोला मैं अब इस साल नहीं करूंगा। हाँ। उन्होंने मुझे पकड़ लिया कि अब ये करेगा। अच्छा। तो खैर मुझे तो दिया, विरासत में आपको ये चीज मिली वहां से? हाँ, अच्छा, यकायक ही मिल गई। हाँ। तो मैंने फिल्मी अंदाज में किया। भूमिका क्या थी उसमें? वो भूमिका थी एक भाभी से बातचीत, और बड़े प्रोग्रेसिव ढंग से, क्योंकि सामाजिक नाटक होते थे और वो वहीं के लिखे हुए, स्थानीय लेखकों के लिखे हुए। हाँ। तो बड़े तेवर में हमने डायलॉग तो याद कर लिया था, वो अभी डायलॉग स्मृति में नहीं है, लेकिन वो पोज जिसके लिए मुझे टोका गया था, अच्छा। मैंने फिल्मी पोजेस दिए और पीठ जो ऑडियंस की तरफ रख करके डायलॉग तो एक झटके में बोल दिए खूब जोर जोर से। अच्छा। लेकिन जो ही निकला तो हमारे चचेरे भैया थे, उन्होंने डांटा कि भाई ये क्या किया, ये क्या तरीका होता है। तो मुझे पहला पाठ भी मिल गया साथ साथ, क्योंकि उस वक्त तो प्रॉम्प्टम होती थी, लोग पढ़ते थे और बाद में स्टेज पर सीधे उतरते थे। इस तरह की रिहर्सल नहीं होती थी जो हमने बाद में सीखी। वहाँ याद भी नहीं करने का बोझ डाला जाता था। वो प्रॉम्प्टर जैसे बोलेगा मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा, इस तरह के चलते थे। या हमारे बड़े भैया कृष्णा हैं, वो उसमें काम करते थे। या द्वारका हैं, द्वारकी भैया जिसको हम लोग कहते थे, वो उसमें भूमिकाएं करते थे। तो इन लोगों को हम देखते थे, स्त्री पुरुष सबकी भूमिकाएं करते थे। तो पेटियां रखी रहती थी। हाँ। और एक हिस्सा भी है कि हमारे यहाँ खूब सारे रिकॉर्ड थे। एक बार जब डकैती हुई तो हमारे आंगन में डकैतों ने सारा रिकॉर्ड फेंक दिया और उस पर खूब कूदे। रिकॉर्ड मतलब जो गाने वाले म्यूजिक कंपनियों के? हाँ। अच्छा। उस पर खूब कूदे उन्होंने। बर्बाद भी करना था सारा धन, तो जो उन्हें के हाथ लगा वो ले गए। लेकिन वो बहुत बहुमूल्य हाँ। खाती थी, तो उस पर उन्होंने खूब कूद मचाई। तो ये हमने किस्सा सुना था। तो ऐसा था। तो पहला मुझे लगता है कि वहीं से एक बीज, जो इसकी स्वीकृति, रंगमंच आपके घर में है तो उसकी आप सया स्वीकृति मान लेते हैं कि ये जो है ऐसी चीज नहीं है जिससे दूर रहा जाए। रंगमंच बहुत सहज ढंग से आपके जीवन में? नहीं, सहज ढंग से तो नहीं आया ये। अच्छा। फिर एकाएक ही कहा जाए। हाँ। वो आ गया, क्योंकि पढ़ाई में हम लोग तो पिताजी के साथ हमेशा घूमते रहे। जहाँ नौकरी के यहाँ तबादला होता, हम उनके पीछे पीछे नए शहर में। तो इसके कारण एक फायदा क्या हुआ कि मुझे मेरे बनने में कई सारी संस्कृतियों का भी हाथ है। एक बंगला संस्कृति जो है, जैसे किशनगंज में रहा, पहले समस्तीपुर में रहा, उसके पहले जंदाहा में था। वहाँ के शुगर मिल और उनकी चीनी की मिल, और वहाँ का अंधेरा मुझे याद है। जैसे खेत में जो है एक घर का होना, घर के बाहर अंधेरा होना, ये याद है उस वक्त का मुझे। तो वहाँ के बाद किशनगंज पहुंचा तो यहाँ मेरी स्मृति जो है वो पूरी क्लियर थी। इससे पहले समस्तीपुर में था। वहाँ की भी थोड़ी बहुत स्मृतियां हैं। जैसे दोस्ती के गाने उस वक्त चलते थे। माँ को हमारी फिल्म देखने का शौक था। अच्छा। हम माँ की गोद में बैठ के जनाने जो खाने थे उसमें बैठते थे और फिल्में देखते थे। वो कितनी उम्र थी आपकी उस समय? वो होगी, जब हम समस्तीपुर में थे तो वो 5 साल की, 4 साल 5 साल की। अच्छा, तब तो आपको दोस्त फिल्म का गाना बहुत अच्छा लगता होगा। गाड़ी बुला रही है, बच्चों को तो बहुत अट्रैक्ट करती है। अरे बिल्कुल, हम लोगों के लिए गाड़ी पे सफर करना, क्योंकि हमारा गांव जो है, हम गंगा पार इधर रहते थे। हाँ। भागलपुर जाना पड़ता था, महादेव घाट, तो महादेव का स्टीमर चलता था। हाँ। तो हम लोग पूर्णिया और उधर के रास्ते फिर जा करके पार करते थे, गंगा पार करके जाते थे। तो स्टीमर से जाते थे, ट्रेन से भी सफर करते थे, लेकिन हमारे लिए स्टीमर भी एक बहुत बड़ी चीज, कौतूहल और आकर्षण की चीज थी। ढेर सारे स्थानीय डॉल्फिन, जिसको सॉस कहते हैं, वो गंगा में उछलती रहती थी। वो कमाल की चीज थी। और तो सुमन जी, ये बड़ा रोचक, आपने रोचकता तो है ही है, सुनने में लगता है, लेकिन हाँ, जब उस दौर में आदमी रहता है और तमाम मुश्किलों के बीच से गुजर रहा होता है तो कई बार उसको लगता भी है कि इतनी सारे संघर्ष भरे दिन है। लेकिन बचपन में वो चीजें महसूस ज्यादा नहीं होती, मुझे लगता है। अब जिक्र गीत का आया है और गाड़ी बुला रही है का जिक्र आपने किया, जो आपको बचपन में बहुत फैसिनेट करती थी, आकर्षित करती थी, तो वो गीत अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं और फिर लौट कर आते हैं। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। देखो वो रेल, बच्चों का खेल, सीखो सबक जवान
देखो वो रेल बच्चों का खेल, सीखो सबक जवानों, सर पे है बोझ सीने में आग, लब पे धुआं है जानो, फिर भी ये गा रही है, नगमे सुना रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। आगे तूफान पीछे बरसात, ऊपर गगन पे बिजली, आगे तूफान पीछे बरसात, ऊपर गगन पे बिजली, सोचे न पार दिन हो के रात, सिग्नल हुआ के निकली, देखो वो आ रही, जा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही। ऑन एयर मेहमान में दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं सुमन कुमार जी। रंग कर्म से जुड़ी हुई विभूति हैं, ये तो आपने जाना और सुना, लेकिन अभी बहुत सारी बातें हैं उनसे जानने के लिए। बचपन के दौरान तमाम अलग अलग शहरों में, शहरों के अलावा कई क्षेत्रों में आपका घूमना रहा, लेकिन फिर वहां से आप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की आपने एक छलांग लगाई और दिल्ली आ गए सीधे। इसका विचार कैसे आया आपको? ये भी जैसे मैंने बेरोजगार हो गया एक तरह से, जैसे मैट्रिक के बाद कॉलेज में आया तो उसमें हुआ क्या, शहर बदला, खाली समय खूब सारा, तो इसमें एनसीसी में तो था ही, तो राष्ट्रभक्ति का भाव हमारे साथ रहता था, लेकिन ये संस्कृति कर्म करूंगा ये कभी सोचा नहीं था। लेकिन बेस्ट कैडेट के लिए जब तैयारी करनी थी, चुना गया अपने बटालियन से, तो उसमें शर्त थी कि आपको संस्कृति कर्म में भी भाग लेना है, तो हमें जबरदस्ती खड़ा किया जाता था, हम पीछे से भाग आते थे। तो एक दिन हमारे एक जो ट्रेनर थे जो इप्टा से जुड़े हुए थे और सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेते थे, तो उन्होंने कहा कि चलो यार एक नाटक हो रहा है, आप भाग लोगे? तो हम 3 तिलंगे जो हैं एक साथ जो है, जो कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे, विज्ञान का विद्यार्थी थे, हम तीनों जा करके इकट्ठे गए और तीनों ने हिम्मत की, धीरे धीरे करके जगह मिली, नए नए नाटक करते रहे, फिर लगा नाटक जो भाग लेते थे वो भाग लेने आए, भाग करके लेने आए, तो हर रोज भाग करके ठिकाना वाला। फिर हमारा ये था कि ब्रिटिश काउंसिल से हमारा जुड़ाव था। अच्छा। तो ब्रिटिश पढ़ाई के कारण तो फिजिक्स की किताबें वहां मिलती थी नई नई, तो हम वहां पढ़ने जाते थे, तो वहां तब हमने खोजना शुरू किया, तो रंगमंच की किताबें ढेर सारी, तो रंगमंच के विधा पर ट्रेनिंग की किताबें वो हमने पढ़ना शुरू किया। तो हमने बहुत कुछ बहुत पहले पढ़ लिया बिना जाने समझे, सिर्फ उत्सुकता में कि है क्या चीज जी। फिर मुझे लगा कि इस क्षेत्र में जो मैंने देखा, मेरा लगाव बढ़ता गया। उस वक्त ये था कि मैं फिल्मों में जाऊंगा, उस वक्त फिल्मों की तैयारी कर रहा था, लेकिन जो जो यहाँ आता गया, एनएसडी की बार बार कोशिश करने लगा, तो एनएसडी से भी रिजेक्शन मिलता गया, फाइनल तक लेते थे लेकिन वो छोड़ देते थे। अच्छा। तो जब भी लौट करके गया तो एक जिद भी और बढ़ती गई कि क्यों नहीं हो रहा है, तो मैं और रंगमंच में घुसता चला गया। तो इससे ये हुआ कि पीछे जाने के कारण क्या है कि मैंने बहुत कुछ अपने आसपास का सीखा, उसको गंभीरता से समझा, उस पर लिखना शुरू किया। रेडियो में न्यूज रीडर के रूप में भी मैंने अप्लाई किया और वो भी सिलेक्शन हो गया था। अरे वाह, वो भी एक ड्यूटी कर पाया मैं। अच्छा। पटना रेडियो में। चलिए, आपकी प्रेजेंस तो हो गई कम से कम। तो उसके बाद मैं इधर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय चला आया। तो चुप चुप में मेरा विश्वास है कि हमेशा आदमी को जो है खुद के विकास की प्रक्रिया को निरंतर करते रहना चाहिए, उस अभ्यास में निरंतर लगे रहना चाहिए, तभी वो समय के साथ जो है तालमेल बिठा पाएगा। ये कभी आपको छोड़ना नहीं चाहिए। तो मैंने हमेशा अपने ऊपर काम करना, सबसे पहला काम यही है कि जितना मैं दूसरों के ऊपर काम करता हूँ उससे पहले मैं खुद पे करता हूँ। तो उससे होता क्या है कि चीजें हमारे जहन में कुछ भी भ्रम रहता है तो वो दूसरों के साथ जब देखते हैं तो वो साफ हो जाता है। बिल्कुल, पहले स्थापना तो हो। तो ये करते करते एनएसडी में भी जगह मिल गई
यहाँ मिल गई। फिर मेरा एक NSD से निकलने के बाद मैंने कहा लंदन जाऊंगा। हाँ, वो माउंट व्यू थिएटर स्कूल आपने जो किया यहाँ से, वैसे आपकी फितरत भी है, मुझे लगता है कि जो करना है बड़े जुनून के साथ और बहुत जो मैक्सिमम उसमें हो सकता है वो करने की आप कोशिश करते हैं। पर लंदन जाने के पीछे कोई खास कुछ स्पेशलाइजेशन की या कुछ और विशिष्ट करने की इच्छा थी आपकी? वैसे देखिए, विदेश तो एक आकर्षण होता है। हाँ, फिल्मों को लेकर के, साहित्य को लेकर के, उनके प्रोजेक्शन को लेकर के, उनके इवन अपीयरेंस को लेकर के हम सब की चाहत होती है कि वो दूर की चीज़ें हैं और हम वहाँ जा कर के उस धरती पे जा कर के देखें। जैसे दिल्ली वहाँ हमारे लिए आकर्षक था, लेकिन तो इसके लिए हमने बहुत पहले, मैंने 80-82 से ही हम वहाँ के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का, आपको वहाँ का मैंने ब्रोशर मंगा करके अपने घर में रखा, उनको चिट्ठी लिखी थी उसी वक्त। अच्छा। तो वो मेरे लिए जाना पहचानी जगह थी, वहाँ जहाँ मैं अप्रोच कर सकता था, जहाँ मैं जानता था, लिख करके पहुँच सकता था। हाँ। तो यहाँ भी जब आया, जब पास होने लगा तो मुझे ब्रिटिश काउंसिल का मैंने देखा कि भाई ऐसे फॉर्म है, चार्ल्स वेलेस इंडिया ट्रस्ट। मैंने अप्लाई किया, इंटरव्यू फेस किया और अपना एक काम जो उस वक्त डिप्लोमा का किया था, कविताओं पर मैंने एक प्रस्तुति बनाई थी, वो उन्होंने देखा तो फट से सेलेक्ट कर लिया उन्होंने। अच्छा। फिर जिस वक्त खोज रहे थे मुझे जाने के लिए, उस वक्त मैं कहीं छत्तीसगढ़ में एक नाटक लिख रहा था, लोरी कायन की कहानी को लेकर के, एक तारा टूटा, वो बहुत ही पॉपुलर हुआ था, बंसी कौल जी ने उसको डायरेक्शन दिया था जी। वो लिख रहा था। उसके बाद उन्होंने फिर देखा कि दूसरा एरिया क्या, वो मुझे लेखक के लिए भेजना चाहते थे, रॉयल कोर्ट थिएटर। हाँ। लेकिन फिर हुआ कि ये तो मिस कर गया। उस वक्त इतने साधन भी नहीं थे कि हम इंटीरियर में समय पर सूचना पहुंचा पाते। सूचना पहुंच पाए, बिल्कुल सही। तो फिर जब उन्होंने दूसरा एरिया देखा तो वो डिजाइन का था, तो फिर मुझे माउंट व्यू थिएटर स्कूल में डिजाइन पढ़ने के लिए भेजा गया। पढ़ने गया तो वहाँ के टीचर ने तो महसूस कर लिया कि प्रिंसिपल ने कुछ दिन बाद बोल दिया कि आपको जो मन करता है कीजिए, क्योंकि जिस कोर्स के लिए आपको भेजा गया है आप उससे कहीं दूसरे में ज्यादा आपके नहीं, उससे आगे हो आप। अच्छा। इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि आप, इसलिए यू आर फ्री वेयर एवर यू वांट टू गो, हाउ यू वांट टू स्पेंड योर टाइम, प्लीज डू। तो इसका मतलब क्या हम ये अंदाजा लगाएं कि जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आपने जो पढ़ाई की, 3 साल का आपने कोर्स किया वहाँ, वैसे तो आपके अंदर वो चीजें थी, लेकिन उस पढ़ाई के दौरान भी आपके डिजाइन से लेके हर जो पहलू हैं, आयाम है रंगमंच के, उस पर इतना काम यहाँ करवाया जाता है, आप लोगों ने किया, एक ऊंचाई आपने उसमें हासिल कर ली। बिल्कुल, क्योंकि ये देश का राष्ट्रीय संस्थान है। बिल्कुल। और हमारा राष्ट्र जो है विविधताओं से भरा हुआ बहुत बड़ा राष्ट्र है, और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का कोर्स जो है, पाठ्यक्रम इतना विशाल है जो पूरे विश्व के रंगमंच की चीजों को समेटता है। तो हम दरअसल बहुत बड़ा सिलेबस कवर करने की सोचते हैं, हालांकि वो कवर नहीं हो पाता, लेकिन हमारी दृष्टि, हमारी समझ जो है ये कहती है कि वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की पढ़ाई के बाद मुझे नहीं लगता कि दुनिया में इस तरह की कोई विलक्षण पढ़ाई है। हमारे पास स्पेस भी है, हमारे पास इतनी आज़ादी भी है, हमारे पास वो प्रेशर भी नहीं है। दरअसल हमारे यहाँ है कि हम वय के अनुसार जो है कार्य को भी बांधते हैं कि आपकी अभी पढ़ने की उम्र है, आप पढ़ो, कमाओ मत, आपको इसकी जरूरत नहीं है, डोंट बी कॉमर्शियल, फर्स्ट लर्नना एक साधना है, पढ़ना जो है एक साधना है, तो आप पढ़ो पहले। तो ये हम, मुझे लगता है NSD ने तो ये दिया कि आप पढ़ो, इतनी सारी चीजें पढ़ने के हैं, जो NSD को उस वक्त के निर्देशक को ये उस वक्त लगा था कि ये आदमी इतना जानता है, इतना पढ़ा लिखा है, ये यहाँ आकर के पढ़ाई नहीं करेगा। लेकिन फिर बाद में उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ऐसा सोचती थी, अच्छा, लेकिन मुझे तुम्हें देख करके ला कि नहीं, तुम तो बहुत कुछ पढ़ते हो और ले रहे हो। मैंने कहा मैं बहुत स्वार्थी आदमी हूँ, मुझे अब जहाँ बैठा दीजिएगा मैं अपने स्वार्थ की चीजें ढूंढ लूंगा कि वो मुझे कैसे रिच कर सकती हैं। बिल्कुल। और मैं उससे रिच होता हूँ। तो यही मैं था कि मैं वहाँ जाना चाहता था, वहाँ के परिवेश में जाना चाहता था, लेकिन मुझे था कि आई एम ऑल्सो ए स्कॉलर ऑफ थिएटर, और यू पीपल डोंट नो मी बट आई नो यू। आपको भारत के बारे में नहीं पता है, लेकिन मुझे आपके देश के बारे में, आपके देश के नाटककारों के बारे में, आपके रंगमंच के डेवलपमेंट के बारे में हम तो पढ़ते हैं, हम जानते समझते हैं। तो ये हम ज़्यादा बड़े स्तर पर, बड़े पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देख पाते हैं। बट यू हैव ए बेटर डिसिप्लिन, यू हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग, वर्किंग एथिक्स विच वी डोंट हैव। हो सकता है ये चीज, लेकिन ये गैप जो आप महसूस करते हैं यहाँ और वहाँ में, बहुत सारी अच्छी बातें यहाँ भी हैं, लेकिन अच्छी बातें वहाँ भी हैं। तो ये दोनों चीजों को आपने एक इम्बाइब करना या आत्मसात करने की एक फायदा आपको मिला होगा इसका। अरे उसके बाद से आने के बाद तो मेरे तरीके बदल गए। अच्छा। मैंने उसके बाद से किसी को आज तक किसी काम के लिए डांटा नहीं कि आई डोंट टेक अदर्स टेंशन, आई डू माई ओन वर्क एंड बिलीव इन माई
सबऑर्डिनेट्स, अपने दोस्तों के साथ, अपने कलाकारों पर मैं विश्वास करना चाहता हूँ और करता हूँ, और मैं अपना काम करता रहता हूँ जी। और उनको भी ये आजादी है, स्पेस देते हैं कि वो भी पूरी निष्ठा से अपने काम पूरी को निष्ठा करें। से करें। मैं चाहता हूँ कि वो ये समझे कि मैं उस पर निष्ठा कर रहा हूँ। जी जी। तो उनके लिए मुश्किल होता है कि कैसे तोड़े। पर फिल्में तो आप देखते ही रहे होंगे उन दिनों भी। किस तरह की फिल्में, कौन से आपके कलाकार जो पसंद के थे? उस वक्त हमारे लिए क्या था कि फिल्म का होना ही जो है ना एक बड़ी सी चीज है, जिसमें हम खो जाते थे। बिल्कुल सर। तो आप मुझे कोई भी फिल्म दिखाएंगे, मैं अपनी रुचि के पॉइंट ढूंढ लूंगा। अच्छा। मैं किस चीज में रुचि लूं, मैं उस तरह से फिल्म को मैं उस क्रिटिक के नजरिए से मुझे कुछ खास चाहिए ऐसा नहीं देखता था। हाँ, ये जरूर है कि भावनात्मक फिल्में हमें बहुत छूती थी, जोश वाली फिल्में खूब छूती थी। तो वो उम्र के हिसाब से एक वक्त में हमें भावनाएं छूती थी। कभी बहन पर गाने जो हैं वो खूब याद आते थे। मुझे लगता है जब आप लंदन में रहे होंगे तो भारत की तो याद जाहिर सी बात है आती बिल्कुल, होगी। बिल्कुल। और वो एक श्री 420 फिल्म का जो गाना है, मेरा जूता है जापानी, मेरी ये पतलून इंग्लिशतानी, सर पे लाल टोपी रूसी, लेकिन फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो वो तो जब हम हॉट डॉग खा रहे थे तो ये भी याद आ रहा था, खा कुछ रहे हम, कुछ है सोच का रहे, स्वाद कुछ मिल रहा है। तो वो थोड़े से वहाँ पाकिस्तानी भाइयों के साथ जब मिलता था तो वो भी अपने लगते थे। बिल्कुल। बांग्लादेशियों के साथ मिलता था तो एक बांग्लादेशी परिवार में मैं रहा दरअसल। बहुत वहाँ भी हमने खूब सारे अलग अलग जगह पर हम रहे। पहले बिंगस्टन में रहा तो लोगों ने कहा बहुत बदनाम इलाका है। मैं वहाँ बड़े आराम से कंफर्टेबली एक कमरे में हम और एक साथी गए थे, तो 3 बेड एक के ऊपर एक थे, तो हम 2 पर हम लोगों ने अपना सस्ता पड़ता था। फिर हमने वहाँ से एक दूसरे जगह जो केन्या से आए हुए भारतीय थे उसके घर में गए। फिर वहाँ मुझे एक पहली बार मैंने कई दिनों बाद कौवा देखा। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार ये इसमें इतनी ठंड में इस कुएं में जो है एक कौवा कहाँ गया, मुझे सुनाई नहीं इतने भीड़ भाड़ में। नहीं, जब देखा होगा तो आपने ध्यान आया होगा कि इतने टाइम बाद में देख रहा हूँ कौवा। और लंदन जो है बहुत कुछ अपने जैसा है, कनॉट प्लेस और ये देखते हैं तो बहुत कुछ मुझे अपने जैसा लगता है। तो वहां भी हम रात पर जब तक नहीं थक कर चूर होते थे तब तक घूमते रहते थे। ये था कि जितना कितना कुछ देख लें, पता नहीं क्या देखने को मिल जाए, इस क्षण मिल जाए, उस क्षण मिल जाए। तो हम ज्यादा नाटक देखने की कोशिश करते, ओपेरा देखने की कोशिश करते। और मैं ज्यादातर लोगों से सीधे इंटरेक्ट नहीं करता। मैं अपनी धारणा बनाने की कोशिश करता हूँ और उसको कहीं रिकॉर्ड करने की कोशिश कर, उसको एंजॉय करने की कोशिश करता हूँ। चलिए, वो सारे अनुभव जब लेकर आप भारत लौटे तो उसके बाद जो आपकी यहाँ की रंग यात्रा शुरू हुई उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी बात वहीं हम लेकर चलते हैं, दिल है हिंदुस्तानी, और ये गीत सुनवाते हैं श्रोताओं को फिल्म 420 का, और उसके बाद लौट कर आते हैं। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। पड़े हैं खुली सड़क पर अपना सीना ताने, अपना सीना ताने। मंजिल कहाँ कहाँ रुकना है ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। पढ़ते जाएं हम सैलानी जैसे एक दरिया तूफानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। ऊपर नीचे नीचे ऊपर लहर चले जीवन की, लहर चले जीवन की। नादा है जो बैठ किनारे पूछे राह वतन की, पूछे राह वतन की। चलना जीवन की कहानी, रुकना मौत की निशानी, सर पे लाल टोपी
टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मेरा जूता है जापानी। राजकुंवर हम बिगड़े दिल शहजादे, बिगड़े दिल शहजादे, हम सिंहासन पर जा बैठे जब जब करे इरादे, जब जब करे इरादे, सूरत है जानी पहचानी दुनिया वालों को हैरानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मेरा जूता है जापानी। श्रोताओं, ऑन एयर मेहमान में आज हम बात कर रहे हैं रंगकर्म के बारे में। रंगकर्म किसका? सुमन कुमार जी का। और सुमन कुमार जी जब लंदन गए, वहाँ माउंट व्यू थिएटर स्कूल में, वहाँ पर उन्होंने डिज़ाइन में कोर्स किया, लेकिन डिज़ाइन के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों पर उन्होंने काम किया है। और 1998 में सुमन जी आप लौट कर भारत आए थे अपना ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद। यहाँ आकर आपने रंगमंच में किस तरह अपने शुरुआत करने की कोशिश की? क्योंकि आपके अंदर लेखन की प्रतिभा, आप लिखते भी थे, डायरेक्शन का भी था, डिज़ाइन का भी था, कई सारे डायमेंशंस थे आपके पास थिएटर को लेकर। रंगमंच को लेकर के एक जो मेरी प्रवृत्ति रही है कि मैं जो भी रचूंगा उसे कम से कम मुझसे वो गुजरना होगा। मैं अपने आप को एक ऐसी मशीन मानता हूँ जिससे हर चीज़ों को प्रकट होने के लिए, जिस पर मैं अपना मोहर लगाऊंगा या कहूँगा कि ये मेरा अपना क्रिएशन है, उससे मेरे इसमें हो करके गुजरना होगा और उसे टूटना होगा। ये मैं करता हूँ। मैं हमेशा लिखता हूँ, जो भी करना है उसको दोबारा दोबारा तिबारा, जब तक मैं संतुष्ट नहीं होता, जब तक मुझे एक परफॉर्मेंस नहीं दिख जाती, तब तक मैं उसको लगातार लिखता रहता हूँ। जिस दिन वो दिख जाता है उसके बाद मैं उसको, उसकी छवि कैसे भी उसे मोल्ड कर सकता हूँ। और मेरे लिए ये समस्या, मैं कभी दूसरे लेखक से नहीं पूछता कि आपने ये क्यों लिखा है, ना मैं अपने लिखे को कहता हूँ कि ये मैंने क्यों लिखा है। आपको जो समझ में आया आप उसे कीजिए। ये लेखन यानी आलेख और वो कृत्य दोनों मिलके तय करेंगे कि एक है या नहीं है, एक मेक है या नहीं है, तो वो तय हो जाता है। तो वहां से मैंने सीख करके एक तो पेशेंस, डिसिप्लिन, और वो मैं अभी भी मेंटेन करता हूँ। दूसरे करें ना करें, मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए। मैं अपनी चीज जानता हूँ कि मुझे इतने से इतने बजे तक की रिहर्सल है तो मैं यहाँ खत्म कर दूंगा। हो सकता है कि मैं कई सारी चीज़ों में बंधा होता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि ये काम यहाँ से स्टार्ट हो जाना चाहिए। आप कहेंगे कि मैं रिहर्सल का बहुत पैशनेट सीन चला, थोड़ी देर रुक जाओ, मुझे ऐसा कोई मोह नहीं रखता उस बात का। हाँ, ये है, यहाँ खत्म करो। क्योंकि थिएटर एक टाइम फ्रेम में एग्जिस्ट करता है जिसमें हम क्रिएटिविटी को जो है कंट्रोल करते हैं, अनुशासित करते हैं। अदरवाइज ये, क्योंकि ये जाना माना एवेयर्ड एक्ट है, बिल्कुल, जो लाइफ में नहीं होता। लाइफ में तो स्पैन उसका बहुत बड़ा है, लेकिन हम सेलेक्टिव एक्ट है। तो ये हमने वहां से आने के बाद किया। और लगातार मैं पहले डायरी लिखता था, और उसके बाद डायरी के बाद मैंने बहुत सारी डायरियां मेरी भरी पड़ी होंगी स्कूल के। कब उस वक्त पे अब कई सारी सड़ गई पानी में, मैंने रख दिया था सीढ़ी के नीचे। सीढ़ियों के नीचे लेट करके पढ़ता था। जब बरसात हुई तो पानी सारा भर गया, मुझे पता भी नहीं चला, गल गया। तो बहुत सारे बर्बाद हो गए। लेकिन फिर भी वहाँ लंदन से जो आया, वहाँ से भी बहुत सारे लिटरेचर चीज़ें कर करके बना करके कई सारे स्केचेस करके आया। हर वो तरह शेक्सपियर की जगह भी गए, वहाँ भी देख करके आया कि वो कैसे शेक्सपियर को हमारे लिए बचा करके रखा है। अब शेक्सपियर था नहीं था, इस पर भी सवाल है, लेकिन जो भी है उन्होंने एक लेखक की हर चीज को बचाने की कोशिश की और डिफाइन करने की कोशिश की है। तो जो यहाँ हम नहीं पाते हैं, लेकिन अब काम मुझे यही करना पड़ा कि मुझे थिएटर में लगा कि अपने लिए स्क्रिप्ट तो खुद ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम दूसरे पे लिखते हैं तो वो उसका सोचा हुआ है जी। और उसकी मैं सिर्फ विशुद्ध डायरेक्टर नहीं हूँ। जैसे कारण जी को मैं बार बार सुनता था, मुझे लगता है कि आई शुड बिलीव इन ए टोटल आर्टिस्ट। मुझे जो है संपूर्ण कलाकार होना चाहिए। जो हमारा नाट्यशास्त्र भी जब कहता है, तो मुझे अपने आप को एक शास्त्र के रूप में तब्दील करना है
मैं जहाँ बैठूं तो नाटक की हर चीजों के लिए जो है मैं किसी पर डिपेंडेंट ना रहूं, क्योंकि मैं जितना डिपेंडेंट रहूंगा उतना मेरे लिए जो है परतंत्रता हो जाएगी, सीमाएं बन जाएगी। ये नहीं आया तो करो, नहीं है तो मैं एक्ट भी कर लेता हूँ। फिलहाल मैंने 55 मिनट का एक जो है एक्ट भी कर लिया, अच्छा, और वो बहुत सक्सेसफुल, लोगों को पसंद भी आया। तो अब करते रहे। वहां से आने के बाद मैंने लगातार जो है हर चीज को जो भी मिला, पहले तो ज्यादातर मैंने दूसरों के लिए काम किया, क्योंकि अपने लिए काम करना बहुत रिस्की है। हाँ। कि आपके पॉकेट में पैसा कहाँ है। पिताजी उस वक्त रिटायर किए, उन्होंने कहा था कि पैसे ले लो, अपनी मैं एस्टेब्लिशमेंट में मदद करता हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, अब नहीं लूंगा, अब जो करूंगा अपने मन से करूंगा। लेकिन देखिए, आपने जिस तरह कारन साहब का नाम लिया, चाहे वो थिएटर म्यूजिक हो, चाहे डायरेक्शन हो, इसके अलावा भास्कर चंदावरकर जी या तपस सेन जैसे, रतन ध्याम जी, राम गोपाल बजाज जी, ऐसे तमाम बहुत जाने माने जो नाट्य क्षेत्र के रंग कर्म से जुड़े हुए लोग रहे हैं, उनसे बहुत सारे अलग अलग डायमेंशंस आपने रंगमंच के सीखे। तो एक पूर्णता का एहसास, पूर्णता का ये मतलब नहीं कि उसमें कोई कमी ना हो या कोई अभाव ना हो, लेकिन आपने इन सारे पहलुओं को रंगमंच के बहुत नजदीक से सीखा भी है, उसका प्रशिक्षण भी प्राप्त किया और उस पर काम भी आप करते रहे। जी जी जी। तो ये लाभ आपको अपने रंगमंच की प्रस्तुतियों में मिला है। मैं देखिए, मैंने कभी अपने टीचर को रिजेक्ट नहीं किया। हाँ। उसे कभी छोटा नहीं माना। मुझे तो लगता है सुमन जी कि आपने किसी को रिजेक्ट नहीं किया। हाँ। जैसा आप कहते हैं और सोचते हैं, कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। हाँ। सामने जो भी, चाहे वो प्रस्तुति हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे मौसम हो, तो उस अच्छाई को आप ग्रहण कर लेते हैं, बाकी पर आपका ध्यान नहीं जाता है। हाँ, वही चीज ये मैं करता हूँ, क्योंकि बाद में वो मेरे, चूंकि वो मुझे कंट्रीब्यूट करती हैं, मुझे आगे बढ़ाती हैं, और उस टीचर की आस्था जो है मुझे बेहतर करने को मजबूर भी करती हैं, उसका भी ध्यान ले जाती है। तो जब मुझे डिजाइन की क्लास मिली तो डिजाइन में पूरा मन लगाया। जब मुझे कंप्यूटर सीखना तो कंप्यूटर भी हम लोगों ने सीखा। जब मुझे लिखना है तो मैंने उसमें भी लिखा। ये सारी चीजें करते हुए, क्योंकि शिक्षार्थी को ये चॉइस नहीं है कि वो जो है आप तय करें कि आपको क्या सीखना है, वो है कि गुरु तय करता है कि उसे क्या सीखना है। और गुरु एक पाठ्यक्रम के हिसाब से यहाँ तय कर रहा था। तो मुझे लगता है कि एक सिस्टम, जो बाद में मैंने एक और फ्रांसीसी सिस्टम से मैंने टैली किया, तो वो बहुत कुछ हमारा मिलता है। तो हमने उसको भी अनुवाद किया फिर बाद में। फिर मुझे लगता है कि मेरे लिए हमेशा जो है यंत्र कैसे बनता है, ये भी एक यांत्रिक क्रिया है। जो तांत्रिक, मांत्रिक, यांत्रिक, ये जो हमारा रंगमंच जो है, ये ऐसी लाइव क्रिया है जिसमें तंत्र भी होता है, यंत्र भी होता है, मंत्र भी होता है जी। तो नाद भी है। हाँ। उस नाद को रूप देने के लिए वो स्ट्रक्चर भी है, उसको पहचान देने के लिए, और उसको स्वीकारने के लिए एक तंत्र भी हम करते हैं, यंत्र। ये सारी चीजें तो घेरने का उपाय है। मैं यही मानता हूँ। तो मुझे जो है अपने हथियार ठीक रखने हैं। मैं खूब प्रैक्टिस करता हूँ। अभी भी मुझे जब मौका मिलता है तो मैं प्रैक्टिस के जोर से अखबार पढ़ लूंगा जी। पेंटिंग करने लगूंगा। अच्छा। इसलिए नहीं करना है कि मुझे बहुत अच्छी पेंटिंग बनानी है। हाँ। इसलिए करना है कि मुझे अपनी अभिव्यक्ति करनी है। कुछ गाने लगूंगा, गुनगुनाने लगूंगा। हाँ। जब परफॉर्मेंस करता हूँ तो मैं कोई सारी चीज रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ। मैं नहीं गाऊंगा, मैं डांस नहीं करूंगा, क्योंकि इस पर मेरा दखल नहीं है। ये है आपसे यारी दोस्ती में मैं कर लूं तो खूब करूंगा, लेकिन ऐसे नहीं है। हाँ। तो ये चीजें, तो ये सीखने का अभी तो लगातार हम सीख भी रहे हैं। लेकिन आपने देखिए 40 से भी ज्यादा जो प्रस्तुतियां, मंचीय प्रस्तुतियों की अगर हम बात करें, जिसमें नाटक तो है, इसके अलावा लाइट एंड साउंड शो है, या टीवी सीरियल्स के लिए काम किया आपने, म्यूजिकल्स बहुत सारे प्रोडक्शंस किया आपने। तो ये बहुत एक बड़ी रेंज है जिस पर आपने किया। लेकिन एक इस समय थोड़ा सा उत्सुकता ये हो रही है जानने की कि आपने कविताओं पर बहुत गहन काम किया है, उनको मंच तक लाने की और मंच पर उनको प्रस्तुत करने की। चाहे नेरुदा हो, चाहे मुक्तिबोध, या केदारनाथ सिंह जी, धूमिल, फैज साहब जैसे शायर, उन सबकी रचनाओं को आपने मंच पर प्रस्तुत किया। ये आकर्षण क्या और किस तरह का रहा? इन सब चीजों में, कविताओं में क्या होता है कि एक कल्पना के लिए स्पेस होता है जी, खूब सारा स्पेस होता है, और सब कुछ लिखा नहीं है, इमेजिनेशन में चीजें रहती हैं। रहस्यात्मक स्पेस है, बहुत चैलेंज है वहाँ। आप कह रहे हैं तो और भी लग रहा है। हाँ, वो चुनौती जहाँ हम दिखाई दे सकते हैं, हमारा आवेग दिखता है। हाँ। इसलिए मुझे कविताएं बड़ी पसंद हैं, क्योंकि शब्द तो हैं, वो शब्दों में सीमित नहीं होती, उसका विस्तार चाहती हैं। आपका एक भावनात्मक विस्तार चाहती हैं, आपका जुड़ाव कहाँ है उसके एरिया में घुसना चाहती हैं, आपके अंदर घुसना चाहती हैं, दरअसल अपने आप को नए तरह से व्याख्यायित करना चाहती हैं। और मुझे लगता है कि मैं रंगमंच का विद्यार्थी हूँ, तो मैं हर दूसरी चीज को यदि डिफाइन करूं तो मैं रंगमंच का माहिर हूँ। सच बात। यदि मैं एक कविता को हाथ लगाऊं और रंगमंच की एक सृष्टि में तब्दील हो जाए तो मुझे रंगमंच आता है।
मैं कहानी को हाथ लगाऊं और वो रंगमंच के एक उपाय में जो है ढल करके बेहतर कम्युनिकेट कर दे, तो मुझे रंगमंच आता है। यदि मैं कविता को कविता में ही करूं तो फिर मैं एक बहाना करूंगा, मैं दूसरे की चीज को अपना कहने की हिम्मत करूंगा, जो संभव नहीं है जी। हम प्रति कविता कर सकते हैं, जायज भी नहीं है। हाँ। कि आप जब तक ऐसा आप कुछ अपने माध्यम में होता भी उसको, नहीं, हाँ, क्योंकि आप हर वक्त समय आगे बढ़ता रहता है, समय परिवर्तनशील है, तो कविता को भी आगे बढ़ना चाहिए। वो कुछ ऐसी स्थूल सी चीज नहीं है, ठोस सी चीज नहीं है कि एक ईंट उठा के यहाँ से वहां रख जाएंगे, वो सीधी साफ समझ में आने वाली चीज नहीं है। तो इन जो कविताओं की आपने मंची प्रस्तुतियां की हैं, दर्शकों की तरफ से उसके प्रति क्या प्रतिक्रियाएं रही हैं? तरह तरह के हैं। कुछ रंगमंच देखने वाले हैं, हाँ। तो वो जहाँ रंगमंच खोजते हैं तो उनको थोड़ी परेशानी होती है। कई लोगों को उसमें नया आवेग दिखता है। हाँ। कुछ लोग तो ऐसा एहसास हुआ कि उनके विचार या जो उनकी सोच कल्पनाएं जो हैं वो इतनी वाइब्रेंट हो गई कि वो परेशान हो गए कि यार ये मैंने नहीं सोचा था या मैं अब सोच पा रहा हूँ। तो इतना इनलाइट करना, यदि किसी को अनुभव हो रहा है, और दूसरे इसको देखने के लिए वो लोग भी आए जो इसको अपने प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करते हैं या जिनके पाठ्य में है। मैंने वो चीजें चुनी जो उनके लिए दुरूह हैं, लेकिन मैंने जब रंगमंच में उसको लाया तो मेरे लिए आसान हो गई, क्योंकि मैं उसे जीवन की एक अभिव्यक्ति के रूप में मान रहा हूं। जहां मैं हूं तो वो संपूर्ण रूप से समझ में आ रही है। मैं उसमें जो गैप्स में मैं खुद को बैठा देता हूं। जी, जी। मैं ये नहीं मानता कि वो उस कविता को किसी दूसरे राइटर ने लिखा, इस राइटर ने लिखा। मैं कहता हूँ शेक्सपियर ने लिखा होता तो। अच्छा। तो शेक्सपियर का ये एक संवाद है, हैमलेट जैसा नाटक है, टू बी और नॉट टू। इस दुविधा में बसती है चीजें, बिल्कुल। इस दुविधा में बसती है रुचियां, इस संघर्ष में बचता है सारा ड्रामा। तो ये हम एक्सप्लोर कर दे रहे हैं। और कविताएं ये मुझे इसलिए बार बार आकर, अभी भी मैं, आप देखेंगे मेरे मोबाइल में आजकल है तो मैं ढेर सारी कविताएं पढ़ता रहता हूँ। अच्छा। या पुरानी भी पढ़ता हूँ, तो मैं उसमें भी अपने अर्थ खोजता रहता हूँ। तो बात यही है कि हम अपने आप को बार बार खोजते हैं, और कविताएं वो स्पेस देती हैं कि जो हर बार फ्रेश हो सकती हैं। जी। तो जिसने उन कविताओं को देखा, पढ़ने वालों ने, जो जानकार थे, हम कहते हैं रसिक, जो सुबोध हो, जिसे पता हो चीजों का, तो वो कई साल से पढ़ करके जो उसको समझ नहीं पाए थे, जब उन्होंने प्रस्तुति को देखा, यार ये तो हमको समझ में आ गया। ये तो हमने सोचा ही नहीं था। दर्शक के लिए भी नए उसके डायमेंशंस निकल के आते हैं, नए आयाम निकल के आते हैं उन चीजों। अभी मैं बताऊं, अभी मैंने एक इंटरव्यू लिया, उन्होंने इंटरव्यू मेरा छापा, वो बहुत जैसा का तैसा, जैसे कॉमा फुल स्टॉप भी नहीं फॉलो किया, उसमें शास्त्र नहीं था तो नहीं रखा, छापा। लेकिन उसको जब पढ़ने वालों ने पढ़ा, जब जहाँ विश्वविद्यालय में कोर्स चलता है, अब वो चमक रहे हैं कि भाई ये इस तरह से तो हम सोचते ही नहीं थे, इस तरह से हमें पढ़ाया नहीं जाता था, हम तो एक किताबी रास्ते से चल रहे थे जी। ये रास्ता तो बहुत ही जीवंत रास्ता है। जहाँ हम और एक दूसरे को जो है जीवन से जीवन का संपर्क हो रहा है। बिल्कुल। तो हम जीवंत रूप में उस कविता को बोध कर पा रहे हैं। आपने विदेशी कवियों को भी कहीं मंच पर प्रस्तुत किया? हाँ, पाब्लो नेरूदा है। नेरूदा का तो खैर जिक्र हुआ। और भी किसी कवि की तरफ आपका आकर्षण रहा? हाँ, शिम्बोर्स्का है। अच्छा। उस पर मैंने काम किया। तो अभी मैं फिर से बोले शोइंका पर सोच रहा हूँ, उनकी कविताओं को लेकर। तो इस समय आजकल क्या खास आप कर रहे हैं कुछ? अभी मैं अपने यहाँ जो है एक भेड़िए जो है उसको लेकर के एक इमेज है वो हमारे लिए। हाँ। उसको इस तरह भी हम कह सकते हैं कि जब मैं छोटा सा बच्चा था तो मैंने भेड़िए के बारे में सुना, तो दादाजी के पास दौड़ के गया कि दादाजी मैंने भेड़िए की कहानी सुनी, भेड़िया बड़ा खतरनाक होता है। हाँ। एक आदमी ने भेड़िया पाला था तो उसने उसी को काट लिया था, तो आपने देखा है भेड़िया? दादाजी बोले हाँ भैया देखा तो है, तुमने ये सुना, लेकिन करना क्या है? तो कहाँ रहता है वो? जंगल में रहता है। जंगल में रहता है? हाँ। नहीं, जंगल में क्या, वो आजकल तो बस्ती में भी आ जाते हैं, कभी कभी तो हमारे अंदर भी आ जाते हैं। भेड़िया अंदर रहता है? बोले हाँ अंदर रहता है। अंदर रहता है। भेड़िया अच्छा होता है या बुरा? देखो, भेड़िए में एक अच्छी बात यह है कि बड़े सामाजिक होते हैं, एक दूसरे के साथ बड़ा मिल करके होते हैं, बड़े एक दूसरे को बड़ी मदद करते हैं। हाँ। लेकिन बुरा क्या है कि ये हिंसक प्रवृत्ति के हैं। ये जो अपने शिकार को तब तक नहीं छोड़ते जब तक कि उसकी जान ना ले, उसकी बोटियां ना अलग कर दें। तो दोनों खतरनाक भी होता है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। तो दोनों एक साथ हमारे अंदर कैसे रह सकते हैं? सवाल तो ये है। तो बोले भाई मैं अब रहते हैं तो झगड़ा नहीं करते? हाँ करते हैं, खूब झगड़ते हैं आपस में। झगड़ा होता है तो जीतता कौन है? तो दादाजी ने कहा कि जीतता वही है जिसे तुम खुराक देते हो।
क्या बात है, बहुत कमाल। वही भेड़िया जीतता है। वो तो अच्छा इसका भी हो मतलब सकता है, कि बुरा भी हो सकता है। आपका अच्छा और बुरा बनना ये आप तय करते हैं। हाँ, अच्छी चीजें सोचें। बहुत अच्छी तो बात। इसी प्रवृत्ति पर है। लेकिन भुवनेश्वर का भी हम भेड़िए हम तो ले इसमें रहे हैं। आप कविताएं जो हैं भेड़ियों से संबंधित नहीं, कई। कविताएं नहीं, बोध कथाएं मैं ले रहा हूँ। हाँ, जिसमें कुछ कविताएं भी रची जाएंगी। अच्छा। जो मैं कविताएं जैसे लोरी रच रहा हूँ, हाँ, कि लोरी रच रहा हूँ, जल्दी जगते रे गोलुआ, मतलब गोलू हम लोग हाँ। ये गांव में कहते हैं बैल को, या गोलू बैल, लाल बैल जो होता है जी। जल्दी जगते रे गोलुआ, पाँव फटते रे, जल्दी बोलते रे मुनिया, पाँव फटते रे, जल्दी बोलते रे बबुआ, चुप चुप पीते रे। मैंने एक जो है लेडी, एक नई चीज आने वाली है, हाँ। नया सदस्य आने वाला है, उसको जल्दी बोलेगा क्या और वो बात है। हमारा स्तनपान करेगा। इससे खूबसूरत बात और क्या सोच सकती है बाकी उसको जिसमें कितना- प्रकृति को वो सारे याद कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये बड़ा सुखद एहसास है। और निश्चित रूप से बड़ी उत्सुकता रहेगी, मुझे लगता है श्रोताओं को, जब ये चर्चा आपने की है कि वो कब मंचित हो और लोग देख सकें, ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें, हम ये उम्मीद करते हैं। लेकिन अभी श्रोताओं के एक गीत सुनवाते हैं सुमन जी, क्योंकि हर दौर में आपके अनुभूतियां बदली एक हैं। वक्त तो दोस्त बड़े जवान थे तो दोस्त, और उस वक्त तो यारी है ईमान मेरा चल रहा था। अच्छा, जंजीर मतलब दिमाग में छाया हुआ था। अमिताभ साहब और धर्मेंद्र साहब और शोले के डायलॉग गली गली में उसमें बजते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो- तो आइए जंजीर फिल्म का गीत ही हम श्रोताओं को सुनवाते हैं, यारी है ईमान मेरा। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। अरे यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। प्यार हो बंदों से ये, प्यार हो बंदों से ये सबसे बड़ी है बंदगी। यारी है, यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। आज दिल छेड़ो जहां में, साथ दिल छेड़ो जहां में, प्यार की गूंजे सदा। ए साथ दिल छेड़ो जहां में, प्यार की गूंजे सदा। जिन दिलों में प्यार है उनसे बहारें हों फिदा। प्यार लेके नूर आया, प्यार लेके नूर आया, प्यार लेके ताजगी। यारी है, अरे यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। अरे जान भी जाए अगर, जान भी जाए अगर, यारी में यारो गम नहीं। ए जान भी जाए अगर, यारी में यारो गम नहीं। अपने होते यार हो गमगीन, मतलब हम नहीं। हम जहां हैं उस जगह, हम जहां हैं उस जगह झूमेगी नाचेगी खुशी। यारी है, अरे यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी।
श्रोताओं, एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं ऑन एयर मेहमान, और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं सुमन कुमार जी। बहुत सारी बातें की, बहुत रोचक बातें की, बहुत विचारोत्तेजक बातें की, जो हमें कहीं ना कहीं एक नई सोच हमारे अंदर देती है रंगमंच को लेकर। और ऐसी उनके पास बहुत सारी धाती है, क्योंकि हमेशा वो आत्मचिंतन करते रहते हैं, और आत्मचिंतन के साथ साथ अनुभव जो है उनका अपना अपना सृजनात्मक अनुभव हम सबके साथ बांटते हैं, श्रोताओं और दर्शकों के साथ बांटते हैं। सुमन जी, चूंकि आपको संस्कृत नाटकों से भी आप जुड़े रहे, नाटक की परंपरा संस्कृत की उसके बारे में आपने कार्य किया, और खासतौर पर जिक्र हम करना चाहेंगे जो नेशनल कल्चरल फेलोशिप मिली थी आपको संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार से, जिसमें आप संस्कृत ड्रामा की प्रस्तुतियों में जो एक समकालीन उसका डिजाइन का पक्ष है आज का, उसको लेकर आपने काम किया है। वो किस तरह की, एक तो थोड़ी सी ये भी उत्सुकता है कि संस्कृत नाटक भारत में उसकी क्या स्थिति है, और उस पर जो आपने काम किया उसका क्या उद्देश्य और क्या रूप था? संस्कृत नाटक की स्थिति हमारे देश में देखिए बुरी नहीं है। हाँ। क्योंकि हम संस्कृति शून्य लोग नहीं हैं। सच बात। हम संस्कृति में रचे बसे लोग हैं। भारत जो है, हाँ। ये कोई ऐसा नया देश नहीं है। यहाँ की सभ्यता, संस्कृति और इसकी यात्रा कोई नई नहीं है। ये नया निर्माण नहीं हुआ है। इस धारा में आकर के पूरी दुनिया की दूसरी धाराएं आकर के जुड़ी हैं। एक वक्त में कहावत है ना कि सारी सड़क जो है रोम की तरफ जाती है, तो सारी संस्कृतियां जो है बह के भारत की तरफ आती हैं। बिल्कुल। हाँ। और ये सच भी है। हम विदेशों में इतनी वैरायटी नहीं पाते। बल्कि अगर देखें हम, ये जो कुटियाट्टम जैसी संस्कृत नाटक की हजारों साल पुरानी परंपरा है भारत में, और ये अकेली अपने आप में एक अकेला उदाहरण है, इतनी पुरानी परंपरा। तो हमारे यहाँ जो है अभी भी बहुत सी पुरानी चीजें, प्राचीन चीजें जो हैं अभी भी चल रही हैं, और ये हम सबको इसका महत्व समझने की जरूरत है। क्योंकि ये आगे आने वाले दिनों में सुरक्षित नहीं रहेंगे यदि हम सब सरकार के भरोसे छोड़ेंगे या दूसरे के भरोसे छोड़ेंगे। लेकिन ये जरूरी है कि जिनसे हम बनते हैं, जिनसे हमारी पहचान बनती है, उसको भी हम बचाएं। ये हमारा मनुष्य धर्म है, क्योंकि हम बृहत मनुष्य के लिए, बड़े मानव के लिए जो है ये संपत्ति है, ये सिर्फ हमारी अपनी नहीं है, तो एक संपूर्ण विश्व से जोड़ता है। तो रंगमंच एक वैश्वीकरण का विचार है, क्योंकि इसके उद्घाटन में, इसके जन्म में वो कथा है कि जहां हम दुख दर्द है क्योंकि ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है। और ये बोध आपके लेटर्स नहीं दे पाएंगे। हाँ। आपके उपाय, आपके अभ्यास, आपका सामाजिक चिंतन नहीं दे पा रहा है, आपका सामाजिक विभाजन नहीं दे रहा है। और रंगमंच वो जो है इस बांध को तोड़ करके मुक्त करने का है। ज्ञान के मुक्ति का यज्ञ है ये। तो इस यज्ञ में लिखा गया, लेकिन ये यज्ञ जो है जब इसको यज्ञ के रूप में लिया गया, तो ये हमारे जितने भी शब्द थे, तो भारत की यदि पूरी रंग धारा को देखना है तो वो भारत के नाट्य शास्त्र की खिड़कियों से देखी जा सकती है, जो भारत को एक बृहत देश के रूप में, विविध देश के रूप में, विविध परंपराओं वाले, वृत्तियों वाले देश में के रूप में देखता है, पहचानता है और उसको स्वीकारता है। उसकी पहली है कि वो पूरे विश्व को आहार्य लेना चाहता है। मेरा संस्कृत रंगमंच पर जो हमने शोध किया वो भी है कि हम क्या आभरण करते हैं जी। तो हम पूरे भारत का आभरण करते हैं, हम सिर्फ अपनी कल्पनाओं का भी आभरण करते हैं। तो वो रचनात्मक स्पेस जो है संस्कृत नाटक में बहुत है। कल्पना है, क्योंकि वो अब की अभी की चीज नहीं है। उसको जब तक आप कल्पनाशील नहीं होंगे, आप उसको क्रिएट नहीं करते। तो एक कल्पना के लिए वो चैलेंज तो देता ही है। उसके अलावा अभी भी मनुष्य रंगमंच के केंद्र में है। मनुष्य के पास 2 से 4 हाथ नहीं हुए हैं। वो हाथ हो जाते हैं तो वो या तो देवत्व या किसी गलती के करार दिए जाते हैं कि गलती से हो गया। ये भूलवश जो है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, उसको मानते हैं। नहीं तो मनुष्य की संपत्ति आज भी वही है जो उसकी अपनी संपत्ति है, जिस पर कहे कि वो इंटेंजिबल संपत्ति है, वही है। उसके अंदर इंटेंजिबल अथाह है। तो वही है नाट्य शास्त्र। उस टेंजिबल चीजों का अनुभव जो है कैसे इस रंगमंच का मिले, वो विविध अनुभव का अतुलनीय भंडार है। रंगमंच उसके खोलते हैं, उसके दरवाजे। यदि संस्कृत थिएटर है तो वो उसके अभ्यास से चीजें खोलता है, वैसे थिएटर किया जा सकता है। और संस्कृत रंगमंच दरअसल है क्या कि एक सेफ भी है रंग कर्म करने के लिए, जो है जो आपको सौंदर्य बोध के करीब ले जाता है, लयात्मक सौंदर्य देता है, आपको भाषिक सौंदर्य के बोध कराता है। और ये जो नाद से जो सृष्टि होती है, आप इसका भी जो है इसके करीब जा करके आप उसको आप भारतीय भाषाओं की शुद्धता की तरफ भी पकड़ में ले जाता है। और इसका व्याकरण इतना कमाल का, यदि आप एक बार संस्कृत की कुछ चीजों को तैयार कर लें, वो अपने अभ्यास में भी रख लें,
तो वो काम करता है। तो संस्कृत नाटक अभी हमारे लिए अभ्यास की भी चीज है, अभिव्यक्ति की भी चीज है, नए सौंदर्य की सृष्टि के लिए भी आधार है। ये जरूर है कि वो हमारे लिए, यदि चूंकि टीवी हमारी तुरंत की उपयोगिता है, तुरंत की जरूरत है, वहाँ ये सब इतने डिमांड में नहीं है, क्योंकि लोग देख देख करके भी अब हद क्या है, उनको रोज रामायण और महाभारत देख देख करके वो थक गए। तो अब उन्होंने जो चीजें देखने की, लेकिन मंच पर जो है जीवित मनुष्य होता है, संस्कृत रंगमंच में तो ये चीजें कमाल की है, तो वो एक स्पेस देता है। और एक चीज तो खैर आपने जिस तरह से एक कहें रंगमंच की ही व्याख्या की है, निश्चित रूप से ये सिर्फ एक कला या एक माध्यम नहीं, बल्कि एक मतलब जीवन का जिस तरह से एक दर्शन है, जो आपने बहुत खूबसूरत बात कही है। एक चलते चलते एक और चीज चर्चा जरूर करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। लेखन का जिक्र आपके बातचीत में हमेशा आया है और आपने बहुत सारे ऐसे क्रिएटिव राइटिंग के जरिए रंगमंच को समृद्ध भी किया है। आपको 2012 में ही एक मेटा अवार्ड है, जो कि महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड के नाम से जाना जाता है। बेस्ट स्क्रिप्ट का अवार्ड आपको मिला। वो कौन सी स्क्रिप्ट, कौन सा आलेख था जिसके लिए आपको मिला, उसके बारे में संक्षेप में जरूर बात करना चाहेंगे। मुक्तिबोध की एक छोटी सी कहानी है, समझौता। अच्छा। तो ये भी मैंने कहा ना, मेरी चीजें घटनाओं, कुछ अचानक घटनाएं होती हैं और मेरी चीजें बदल जाती हैं। तो इसमें एक ये भी है, ये नाटक भी यूं ही लिखा गया, क्योंकि कहानी तो मेरे दिमाग में चल रही थी। संजय उपाध्याय हैं, बहुत नामी निर्देशक हैं, बिहार में काफी तो उन्होंने काम उन्होंने आकर के कहा कि भाई मुझे एक प्ले करना है, सो विदुष की हो। तो मुझे ये समझौता याद आया कि हाँ ये जोकर है। मैंने कहा इस पे लिखूं, तो लिख दिया मैंने। तो मुझे लिखने के लिए उस वक्त जगह भी नहीं था, उसी वक्त पास किया। तो मैं कभी जाकर के सब जगह मकबरे में जाके बैठ के लिख रहा हूँ, तो कभी जाकर के वो मेहरौली में कुतुब मीनार के नीचे बैठ करके लिख रहा हूँ। तो ये अलग अलग स्पेस में, कभी NSD के लॉन्स में बैठ करके लिख रहा हूँ। मैं लिखने की तो छटपटाहट थी कि मुझे करना है, तो मैं आदत है कि मैं शुरू करता हूँ, खत्म करके दम लेता हूँ। अब वो नहीं रही, अब थोड़ा सा टुकड़े टुकड़े में लिखना पड़ता है। नहीं तो उस वक्त था कि शुरू किया और खत्म किया। एक नाटक तो मैंने ट्रेन में पूरा लिख डाला था, पटना से दिल्ली तक की जर्नी है। तो ये नाटक जो है लिखा, और ये भी अचानक मुझे पता चला कि इसको अवार्ड मिला है, जो मुझे पता भी नहीं था, क्योंकि मैं इसके समारोह में भी दिल्ली में होते हुए, दिल्ली में समारोह था, नहीं गया, वहां भी नहीं जा पाया। अब ये अभी भी खेला जा रहा है। इसमें जो कई सारे गाने इसमें बन गए, खूब सारे खूब पॉपुलर हुए। अच्छा, तो खैर आपने बहुत सारे और भी नाटक लिखे हैं। कई सारे, मेरा ख्याल है एक कंकाल के नाम से एक नाटक है, रविन्द्रनाथ टैगोर, गगन घटा गहरानी नाटक है। हाँ, एक तारा टूटा का तो आपने जिक्र किया, बहुत खास है। खैर सुमन जी, आपके बारे में इतनी सारी बातें हैं, बहुत कुछ है जो जानना भी चाहेंगे श्रोता। जरूर कभी मौका मिलेगा तो विस्तार से और दूसरे आयामों पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन आज जो बातचीत हुई, हमें लगता है कि श्रोता रंगमंच को, आपकी यात्रा को तो जानेंगे ही, लेकिन इस बहाने रंगमंच के प्रति एक उनकी समझ और बेहतर ढंग से उनको और आनंद का अनुभव कराएगी जब वो नाटकों को देखेंगे या नाटकों से जुड़ेंगे। दरअसल रंगमंच वो अपने लिए करें, क्योंकि रंगमंच में होने से वो व्यापक होंगे, वैश्विक होंगे और बड़े होंगे। ये उनको इंसान होने का बोध होगा जी, बड़े लक्ष्य का बोध होगा, जो उनको महत्वपूर्ण बनाएगा अपने लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने परिवार के लिए। तो इसको कला भी हम समझें, इसको अभिव्यक्ति का माध्यम भी समझें, और एक ये दर्शन है जो वैश्विक रूप में हम सबको उसका एक हिस्से के रूप में आनंदित भी करता है, जोड़ता भी है। तो चलिए इसी भाव और इसी उम्मीद के साथ और बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ हम विदा लेंगे, और आपका बहुत बहुत आभार हम व्यक्त करते हैं आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए। और श्रोताओं, जैसा कि सुमन कुमार जी रंगमंच क्षेत्र की जानी मानी विभूति, उनसे हम आज बातचीत कर रहे थे। बातचीत के सिलसिले में और बात को आगे ना बढ़ाते हुए एक गीत के माध्यम से ही चलते चलते हम आपसे विदा लेते हैं, और आप जुड़े रहिए FM रेनबो के साथ। कार्यक्रम ऑन एयर मेहमान से जयनेंद्र को आगे दीजिए, नमस्कार। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही।
सुहानी बन जाते हैं दिन इंतजार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों के चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। कारवां है ये तेरा इम्तिहान है, साथी न कारवां है ये तेरा इम्तिहान है। यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे। देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के।